प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज 2 जनवरी 2021 है और नए साल का एक दिन बीत चुका है। इस दौरान बहुत सारे लोगों के नववर्ष की शुभकामनाएं आई भी हैं, हमने भी बहुत लोगों को भेजी हैं। लेकिन हर बार एक चीज जरूर होती है जिस पर मुझे यहां पर आप लोगों से कुछ बात भी करनी है, और वो ये कि जब भी नया साल आता है यानी कैलेंडर ईयर 2020 गया, 21 आया, लोग नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। उनमें कुछ लोगों के मैसेजेस ऐसे आते हैं कि ये नववर्ष आप क्यों मनाते हैं, ये हिंदू संस्कृति नहीं है, हमारा नया साल तो चैत्र में आएगा। दर्शकों, एक चीज को समझना बेहद जरूरी है कि पूरी जानकारी के अभाव के बिना किसी बात पर भी अपनी कोई राय कायम करना ये कभी भी ठीक नहीं है। नववर्ष कैलेंडर ईयर के आधार पर मनाया जाता है, यानी कि 2020 का साल खत्म हुआ और 2021 का साल आ रहा है, इसीलिए आप नववर्ष मना रहे हैं। ये किसी संस्कृति से जुड़ा हुआ नहीं है, ये समय की गणना है। भारतीय संस्कृति के अंदर चैत्र से यानी कि चैत्र के शुक्ल पक्ष से हमारा नववर्ष शुरू होता है। चैत्र के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से हमारा नववर्ष शुरू होता है, वो हमेशा होता रहेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने पूर्व में भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि हमारी संस्कृति के अंदर विक्रम संवत चलता है जिसका कि 2077 वर्ष चल रहा है, और अंग्रेजी कैलेंडर है उसका 2020 अभी खत्म हुआ है। यानी कि हमारी संस्कृति के अंदर जो काल गणना की गई वो उनसे भी बहुत पहले की गई, लगभग 50 साल से ज्यादा समय पहले की गई। लेकिन दर्शकों, एक चीज को समझना है, कोई भी चीज यदि व्यवहारिक तौर पर इतनी आसान हो जिसे हर कोई स्वीकार कर सके तो उसकी पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से होती है। हिंदू चैत्र वर्ष के अंदर 355 दिनों के अंदर एक वर्ष पूर्ण हो जाता है, और हर 10 दिन को जब 3 साल के अंदर जोड़ दिया जाता है तो चौथे साल एक अधिमास का माह होता है और कैलेंडर बहुत तरीके से मैनेज हो जाता है। दर्शकों, जो लोग ये कहते हैं कि हमारा कैलेंडर तो अप्रैल में शुरू होता है, ये विदेशी कैलेंडर है, इसको हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, मैं उन लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं, वो अपना जन्मदिन किस तरह से मनाते हैं? डेट के आधार पर मनाते हैं या फिर शुक्ल पक्ष प्रतिपदा चैत्र का माह उस तरीके से मनाते हैं? यानी हर साल किसी नए दिन पर वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। वो क्या करते हैं, किस चीज को फॉलो करते हैं? केवल किसी के विरोध करने से, किसी को कुछ कह देने से हमारी संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी, ऐसी मूर्खताएं हमें नहीं करनी चाहिए। ये कैलेंडर ईयर है और कैलेंडर ईयर बहुत ही आसानी से पूरे विश्व के अंदर फॉलो किया जाता है। अब यदि मान लीजिए हम अपना देसी कैलेंडर जिसे हम कहते हैं चैत्र प्रतिपदा वाला, उसको फॉलो करते हैं, तो क्या आप अपने चेक की तारीख पर ये लिखेंगे वसंत महा पंचम तिथि, ये लिखेंगे आप? या आप कोई चीज जब कैलकुलेट करेंगे तो किस आधार पर करेंगे? क्योंकि यहां पर तो तिथि का भी क्षय होता है। एक चीज को समझिएगा दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अंदर तिथि क्षय भी होता है, यानी कि कोई तिथि यहां पर गायब हो जाती है, लुप्त हो जाती है। उसका कारण यह है कि जब सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसी के आधार पर वो दिन माना जाता है, और अगले सूर्योदय से पहले यदि कोई तिथि आकर के चली गई है तो उसका तिथि क्षय भी यहां पर जरूर होता है। और सूर्योदय पूरे विश्व के अंदर अलग अलग समय पर होता है। ऐसे में हमारे इस पंचांग के अंदर भी हर शहर का पंचांग अलग होता है। यानी कि जयपुर के अंदर सूर्योदय अलग समय पर होगा, कश्मीर में अलग होगा, और तमिलनाडु में या मद्रास के अंदर, चेन्नई के अंदर, वहां पर अलग समय पर सूर्योदय होगा। ऐसे में हमें यह समझना होगा कि हर क्षेत्र का अपना एक नया पंचांग होता है जिसे वो लोग फॉलो करते हैं। नॉर्थ का पंचांग साउथ में फॉलो नहीं होता, साउथ का पंचांग नॉर्थ में फॉलो नहीं होता। अब ऐसे में यदि हमें इस चीज को पूरे वर्ल्ड लेवल पर लेकर जानी हो तो हम क्या करेंगे?
लेकिन दर्शकों, एक चीज को समझना है, नव वर्ष का संबंध केवल और केवल कैलेंडर ईयर से है। इसका किसी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। ये किसी संस्कृति को रिप्रेजेंट नहीं करता है। यानी जैसे हम शून्य कहें, कोई जीरो कहे, तो इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा? हम 5 कहें, कोई 5 कहे, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? या संस्कृत में पंचम कहा जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? ये केवल और केवल चीजों को कैलकुलेट करने का एक तरीका है, जो एक आसान तरीके से हम पूरे विश्व के अंदर चीजों को फॉलो कर सकें। ये उसी के लिए बनाया गया और उसे ही हम लोग आज फॉलो करते हैं। यदि मान लीजिए ये कैलेंडर ईयर ना हो तो क्या होगा? जरा आप विचार करके देखिए। हम अपने बच्चों को अभी तक ये भी नहीं समझा पाए हैं कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार 12 महीने कौन से होते हैं। चैत्र का महीना कब से शुरू होता है, आखिरी महीना कौन सा है, सावन का महीना कौन सा होता है, हम अभी तक अपने बच्चों को ये भी नहीं सिखा पाए हैं। और हम बात करते हैं पूरे विश्व के अंदर हिंदू संस्कृति के आधार पर कैलेंडर को स्थापित करने की। दर्शकों, एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। दुनिया के अंदर जब तक हम किसी चीज को इतना सरल नहीं कर देंगे कि वो हर व्यक्ति के समझ में आ जाए, तब तक उसे कोई स्वीकार नहीं करता है। भारतीय संस्कृति को भी हमें इसी आधार पर आगे ले जाना होगा कि हम उसको इतना सरल करें ताकि हर व्यक्ति को वो चीज समझ आए और वो उस चीज को फॉलो कर सके, और वो व्यवहारिक भी होनी चाहिए। हमारे हिंदू कैलेंडर का महत्व बहुत ज्यादा है। जितनी भी तिथियां निर्धारित होती हैं, त्योहार होते हैं, और जितने भी हमारे मौसम की गणनाएं हैं, वो सभी इससे होती हैं और उसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन यदि हम बात करेंगे अकाउंट्स की, हमें कोई कैलकुलेट करना है किसी चीज को, एक समय को व्यवस्थित तरीके से लेकर के चलना है जो पूरे विश्व के लिए मान्य हो, तो फिर हमें यहां पर अंग्रेजी कैलेंडर फॉलो करना ही पड़ता है, क्योंकि वही व्यवहारिक भी है। इसे किसी संस्कृति से जोड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये समय को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है। इसका और कोई लेना देना नहीं है। ये कोई पाश्चात्य संस्कृति से जुड़ी हुई चीज नहीं है। ये एक वो कैलकुलेशन है जो पूरी दुनिया के सामने बहुत ही सामान्य तरीके से समय को व्यवस्थित करने के लिए लाई गई है। अगर हम ये कहते हैं कि ये चीज गलत है, तो हमें फिर गूगल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इंटरनेट भी हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्लाउड अकाउंटिंग भी हमें नहीं करनी चाहिए, फेसबुक, ट्विटर ये भी हमें यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये सब वेस्टर्न कल्चर से आ रही है। लेकिन दर्शकों, एक चीज को समझना होगा, वेस्टर्न कल्चर के अंदर एक चीज ऐसी है जो हमेशा से आगे रही है, और जब तक हम उस चीज को नहीं समझेंगे, हम कभी भी वेस्टर्न कल्चर को टक्कर नहीं दे पाएंगे। और वो ये कि वो दूरगामी परिणामों को देख करके बात करते हैं, वो कभी भी क्षणिक बात करते ही नहीं है। तभी देखिए दर्शकों, 2020 साल पहले उन्होंने एक ऐसा कैलेंडर बनाया जो आज भी सर्वमान्य है। चाहे फिर मशीनी युग की बात करें तो वो वहां से लेकर आए, और आज भी पूरे डाटा के अंदर अगर हम बात करें तो पूरे विश्व का डाटा उनके पास है। उन्हें ये पता है संसार के अंदर कौन सी जगह पर कौन क्या कर रहा है, उनकी पसंद नापसंद क्या है, और उसी के डेटा के आधार पर वो अपनी भावी रणनीति भी तय करते हैं। दर्शकों, आज भी वेस्टर्न कल्चर हमसे बहुत आगे है, और उसका एकमात्र कारण ये है कि वो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ काम करते हैं, भावनात्मक रिश्तों के आधार पर कभी भी वो बात नहीं करते हैं। इसके 2 उदाहरण मैं आपको देता हूं। जब भारत के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और गोधरा कांड हुआ था, उसके बाद अमेरिका ने नरेंद्र मोदी जी पर प्रतिबंध लगा दिया था, यानी कि वीजा नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही 2014 के अंदर वो चुनाव जीते, उन्होंने उन्हें अपने पलकों पर भी बिठा लिया। दर्शकों, ये है उनकी दूरदर्शिता, क्योंकि वो आइडेंटिफाई कर सकते थे आराम से कि अब हिंदुस्तान में क्या परिवर्तन होने वाला है। दूसरा उदाहरण देता हूं दर्शकों, यहां पर हिंदुस्तान के अंदर यहां पर इस समय पर जबरदस्त विरोध चल रहा है किसान आंदोलन को लेकर के, तो वहीं पर वो लोग प्रधानमंत्री को अवार्ड दे रहे हैं। यानी कि उनकी दूरदर्शिता इतनी जबरदस्त है
कि वो ये समझते हैं कि आने वाले समय में इस चीज का एक्शन क्या होगा, और उसी के आधार पर वो लोग काम भी करते हैं। आप मैगी का उदाहरण ले लीजिए। आज हमारे घर के अंदर घर घर में बच्चों को मैगी पसंद है। आप चाह करके भी उनको वो खाना नहीं छुड़ा सकते। यहां तक कि हिल स्टेशन पर जाएंगे, वहां आपको और कुछ खाने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैगी जरूर मिलेगी। आप कहीं भी हिल स्टेशन पर जाइए, वहां आप देखेंगे मैगी के पैकेट्स होते हैं। आप उनको बोलिए गर्मा गर्म फटाफट से पानी उबाल करके बना के दे देंगे। हाँ, कुछ थोड़ा सा स्टाइल वो डिफरेंट कर देते हैं, कुछ वेजिटेबल्स भी उसमें डाल देंगे या कुछ प्याज वगैरह और कुछ डाल करके उसका थोड़ा टेस्ट डेवलप कर देंगे, लेकिन बहुत ही आसानी से दूरगामी इलाकों में भी मैगी सहजता से उपलब्ध है। और लाख कोशिश करने के बाद भी हिंदुस्तान में हम उसको बैन नहीं कर पाए। कारण उनका अपना तरीका जो है काम करने का, वो बहुत ही अलग है। वो बिल्कुल व्यवहारिक अप्रोच को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, और हम केवल भावनात्मक स्तर पर बात करते हैं। भावनाओं से स्थितियां कभी नहीं बदलती हैं। मेरी भावना भी बहुत अच्छी है हिंदू संस्कृति के लिए, लेकिन क्या मेरी भावना से लोगों तक वो संस्कृति पहुंचेगी? जब तक मैं उस चीज को इतना आसान ना कर दूं ताकि लोगों को वो चीज आसानी से समझ आ सके, तब तक वो चीज आगे ट्रांसफर नहीं होती है। इसीलिए दर्शकों, किसी भी चीज का विरोध करना या किसी के समर्थन में बात करना, उससे पहले हमें ये चीज समझना जरूरी है कि इसकी व्यवहारिकता क्या है, और इसकी व्यवहारिकता को यदि हम अलग कर दें तो उसके बाद स्थिति बचती क्या है। आज यदि हम अंग्रेजी कैलेंडर को खत्म करके हिंदू कैलेंडर फॉलो कर लें, तो क्या आपकी हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी? जरा एक बार कल्पना करके देखिए कि कल से हम चैत्र और जो हमारे 12 महीने के नाम है उनके आधार पर, उनकी तिथियों के आधार पर सब चीजें फॉलो करते हैं, तो क्या आपका रेलवे का रिजर्वेशन हो जाएगा? आपकी घड़ियां सही समय पर चलने लगेंगी? तारीख का निर्धारण कैसे करेंगे? कितने बज के कितने मिनट पे नया दिन शुरू होगा? उस डेट के संदर्भ में आपकी क्या राय रहेगी? और अगर कोई तिथि क्षय हो गया तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? दर्शकों, एक चीज को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि कोई भी चीज व्यवहारिक तरीके से जब तक सही नहीं होगी, हम उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे हिंदू कैलेंडर का महत्व नहीं है। दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति जब मौसम की बात करेगा, ग्रह नक्षत्रों की बात करेगा, उनकी काल गणना की बात करेगा, तो उसे हिंदू संस्कृति का कैलेंडर विक्रम संवत फॉलो करना ही पड़ेगा। क्योंकि पूर्णिमा कब होगी, अमावस्या कब होगी, श्राद्ध पक्ष कब आएगा, नवरात्रे कब होंगे, दीपावली कब आएगी, होली कब आती है, देव कब सोते हैं, ये सब चीजें पूरे विश्व के अंदर कोई दूसरी पद्धति नहीं है जो आइडेंटिफाई कर सके। ये केवल और केवल हिंदू संस्कृति का कैलेंडर विक्रम संवती है जो ये चीज आइडेंटिफाई करता है। इसीलिए दर्शकों, अपनी संस्कृति पर गर्व करें। आपकी संस्कृति, हमारी संस्कृति महान संस्कृति है। उसकी अपनी एक उपयोगिता है, और उस उपयोगिता को ये कह के कम मत करिए कि हम अंग्रेजी कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, हमारा कैलेंडर तो वो है। ये केवल और केवल समय की गणना का माध्यम है। हमारे कैलेंडर की विशेषताएं तो इस दुनिया के अंदर कोई भी कम कर ही नहीं सकता। ये बात अटल सत्य है, और इसे जो लोग ज्योतिष विज्ञान जानते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय संस्कृति के कैलेंडर की महत्वता क्या है। लेकिन जो हम अंग्रेजी कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं वो केवल और केवल कैलकुलेशन के पार्ट के आधार पर है, व्यवस्थाओं को सही रखने का तरीका है, विश्व के अंदर टाइम जोन को मैनेज करने का एक तरीका है, और अकाउंट्स या यूं कहिए या दिन की व्यवस्थाएं जिसको लेकर के हमें अकाउंट्स में दिक्कत ना आए, उनको व्यवस्थित करने का तरीका ही हमारा ये वैदिक कैलेंडर को ना होकर के ये अंग्रेजी कैलेंडर के आधार पर फॉलो करके उसको सुगमता के साथ हमारे जीवन में लागू किया जाए, ये प्रयास वो प्रयास है। इसे संस्कृति से जोड़ करके कभी भी नहीं देखना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक अंग्रेजी कैलेंडर फॉलो करने वाला वेस्टर्न कल्चर का है और एक हिंदू कैलेंडर फॉलो करने वाला इंडियन कल्चर का है। ऐसी मानसिकता ठीक नहीं है। यहां पर अगर कोई चीज है तो उसके आविष्कार को, उसकी उपयोगिता को बहुत ही साधारण तरीके से हमें इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। यही
प्रकृति का नियम भी है और यही किसी संस्कृति के पनपने, फूलने फलने का सही माध्यम भी है। दर्शकों, उम्मीद करता हूं मैंने आपको इस वीडियो के अंदर एक ब्रॉड वे में ये चीज समझाने का प्रयास किया है कि भारतीय संस्कृति का महत्व बिल्कुल अलग है। उसे इन छोटी छोटी चीजों से जोड़ करके उसके महत्व को कम बिल्कुल भी मत करिए, ये हमारी संस्कृति का अपमान है। इसलिए अगली बार चैत्र प्रतिपदा को भी अच्छी तरह से फॉलो करेंगे और भारतीय नववर्ष के अलावा अगर हम बात करें वेस्टर्न कल्चर की, तो 1 जनवरी को भी हम उसी तरह से महत्व देंगे जैसे दुनिया देती है। उसका हमारी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक कैलेंडर ईयर खत्म होकर के नया कैलेंडर ईयर शुरू होता है, इसीलिए हमें उसको भी फॉलो करके उसके आधार पर जो चीजें हैं उन्हें भी अपनाना चाहिए। ये किसी भी तरीके से गलत नहीं है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।